कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। प्रेजेंट डे। पंडित जी की इतनी बात सुनने के बाद एहसास गुस्से से बोला, लेकिन जब रूहानी ने उन दोनों को एक दूसरे के साथ देख लिया और उसने उन दोनों को बोल दिया कि वो एक दूसरे के साथ खुश रहें, तो रूहानी की ये हालत कैसे हो गई। उसे धोखा मिला, ओके फाइन, मानता हूँ, उसका दिल टूटा, लेकिन फिर उसकी ये हालत, जबकि उसने खुद से उन दोनों को यूं ही छोड़ा था, तो फिर ये सब। उसकी बात सुनकर पंडित जी व्यंग से मुस्कुराए और फिर एहसास की तरफ देखते हुए बोले, यही तो बात है। रूहानी को जख्म मिला और वो उस जख्म को सहते हुए वहाँ से बाहर आ गई। कुछ दिन वो खुद को संभालती, हाँ थोड़ा दुख होता, लेकिन रूहानी बेटा समझदार थी, वो अपने जख्म पर खुद ही मरहम लगा लेती। लेकिन यहाँ तो उसके जख्मों के साथ भी खेला गया, उसे मरहम लगाने का मौका ही कहाँ दिया गया। वो लोग तो उसके साथ। ये बोलते हुए पंडित जी चुप हो गए। फ्लैशबैक। उसी रात तकरीबन 8 बजे रूहानी अपने फ्लैट पर थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने अपने सीने पर वो फोटो रखी हुई थी जो उसकी और निष्कर्ष की थी। दोनों इस पिक्चर में मुस्कुरा रहे थे। निष्कर्ष ने रूहानी को पूरी तरह से अपनी बाहों में भरा हुआ था। रूहानी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी आंखों के सामने कभी वो सारे पल घूम रहे थे जो उसने निष्कर्ष के साथ बिताए, और कभी उसका और दिव्या का एक दूसरे के साथ होना उसकी आंखों के सामने घूमने लगता। तभी अचानक से डोरबेल बजी। रूहानी बिस्तर से उठी और बाहर की तरफ आ गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो एकदम से चौंक गई, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि निष्कर्ष खड़ा था। वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर?" निष्कर्ष अगले ही पल घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसे यूं देखकर रूहानी और भी ज़्यादा चौंक गई। वो तुरंत बोली, ये आप क्या कर रहे हैं निष्कर्ष? प्लीज़ उठिए आप यहाँ से और जाइए। निष्कर्ष तुरंत बोला, नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। रूहानी तुरंत बोली, लेकिन आपको मेरी माफ़ी क्यों चाहिए? आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं ना निष्कर्ष, तो आप खुश रहिए। मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही। मैंने आपसे कोई शिकायत की क्या? नहीं ना, तो फिर आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? निष्कर्ष उसे देखते हुए बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। रूहानी व्यंग से मुस्कुराई और बोली, इसे दिल दुखाना कहते हैं क्या निष्कर्ष? नहीं, ये दिल दुखाना नहीं, दिल चकनाचूर करना है। अगर एक आधी खरोच आए तो इंसान मरहम लगा सकता है, लेकिन जो चीज़ पूरी तरह से तोड़ दी जाए उसका कोई इलाज नहीं। आपने तोड़ दिया मुझे। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपको कुछ बुरा कहकर मैं अपने ही प्यार की बेइज्जती नहीं कर सकती। आपने बेशक से नहीं किया, लेकिन मैंने तो शिद्दत से मोहब्बत की थी ना आपको। उस मोहब्बत को कैसे गाली दे दूं मैं? निष्कर्ष तुरंत अपनी जगह से ऊपर उठा और रूहानी के हाथों को अपने हाथों में थाम कर बोला, यू नो वाट रूहानी, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। तुम उन लड़कियों की तरह नहीं हो जो सिर्फ पैसों के और लुक्स के पीछे भागती हैं। तुम सच में मुझे बहुत प्यार करती हो। वो दिव्या मुझसे प्यार नहीं करती, बस मेरे साथ टाइम पास करती है। और ये बात मुझे आज ही रियलाइज़ हुई जब मैंने तुम्हें खो दिया। कितना बेवकूफ़ था मैं जो उसकी बातों में आ गया और तुम्हारे साथ खेल खेलने लगा। तुम बेशक से मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरी इन गलत हरकतों के लिए भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसकी बातें सुनते हुए रूहानी की आंखों से अब आंसू एक बार फिर से बहने लगे। निष्कर्ष उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो रूहानी, आई रिक्वेस्ट यू। तुम बेशक से मुझे कोई सज़ा दे दो, लेकिन प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत रहो, मुझसे खफा मत रहो। मुझे नहीं चाहिए कोई दिव्या, मुझे मेरी रूहानी चाहिए। जैसे ही उसने कहा, रूहानी का रोना और भी ज़्यादा तेज हो गया। उसने तुरंत निष्कर्ष के हाथों से अपने हाथ छुड़ाए और अंदर की तरफ चली गई। निष्कर्ष भी उसके पीछे पीछे आया। रूहानी ने एक नज़र पलट कर उसकी तरफ देखा और बोली, आप माफ़ी चाहते हैं ना मुझसे निष्कर्ष? तो ठीक है, मैंने कर दिया आपको माफ़। मेरे दिल में अब आपके लिए कोई गिला शिकवा नहीं। अब आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। निष्कर्ष उसके बिल्कुल करीब आया और उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोला, जहाँ तक मैं अपनी रूहानी को जानता हूँ, मेरी रूहानी इतनी पत्थर दिल तो नहीं कि मुझे इस तरह से अपने से दूर जाने के लिए कहे।
मेरी रूहानी तो वो है जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, वो जिसके लिए मैं उसकी दुनिया हूँ। और अब मेरे लिए मेरी दुनिया भी सिर्फ मेरी रूहानी है। आई लव यू रूहानी, प्लीज़ मेरी दुनिया में वापस लौट आओ। मैं बहुत प्यार करूँगा तुमसे, तुम्हारी कसम। मैं कभी किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखूँगा। तुम जो कहोगी वो करूँगा। तुम शादी करना चाहती हो ना मुझसे? ये बोलते हुए उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। सामने ही उसे एक चाकू नज़र आया। वो तुरंत उस चाकू को उठाकर रूहानी के सामने लेकर आया और अगले ही पल उसने उस चाकू से अपने अंगूठे पर एक कट लगा दिया। रूहानी की आंखें बड़ी हो गई। वो जोरों से चिल्लाई, निष्कर्ष! वो जल्दी से निष्कर्ष के करीब हुई और उसने निष्कर्ष का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। निष्कर्ष ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और अपने अंगूठे से बहते खून से उसकी मांग भर दी। रूहानी उसकी तरफ देखती ही रह गई। निष्कर्ष ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, अब इससे ज़्यादा भी कोई प्रूफ चाहिए क्या तुम्हें मेरे प्यार का रूहानी? अगर चाहिए तो बताओ, तुम्हारे सामने मैं अपनी जान ले लूँगा। ये बोलते हुए उसने वो चाकू अपनी गर्दन पर रख दिया। रूहानी ने झट से अपना सिरनामे हिलाया और बोली, नहीं नहीं निष्कर्ष, प्लीज़ ऐसा मत कुछ कीजिएगा। अगर आपको कुछ हुआ तो मैं मर जाऊँगी। निष्कर्ष, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। आपके लिए मैं आपके बिना रह सकती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मैं सच में एक सांस भी नहीं ले पाऊँगी। ये बोलते हुए उसने निष्कर्ष के हाथ से वो चाकू लेकर साइड में फेंक दिया और तुरंत निष्कर्ष के सीने से लग गई। निष्कर्ष ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया और फिर कुछ पल यूं ही उसे अपने सीने से लगाए रखने के बाद उसने रूहानी को अपनी गोद में उठाया और उसे अंदर वाले रूम में ले आया, जहां पर कुछ वक्त पहले तक रूहानी बेड पर लेटी रो रही थी। अब निष्कर्ष ने उसे बेड पर लिटाया और फिर उसके ऊपर झुक गया। रूहानी बड़े ही प्यार भरी नज़रों से उसे देख रही थी और निष्कर्ष ने अब शर्ट के बटन खोलते हुए अपनी शर्ट को उतार कर नीचे ज़मीन पर फेंका और फिर रूहानी की गर्दन पर झुककर उसे बेतहाशा चूमने लगा। रूहानी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके हाथ निष्कर्ष के सिर पर थे और वो सब कुछ भूलकर बस निष्कर्ष में खोने लगी थी। सुबह के तकरीबन 8 बजे रूहानी की आंखें खुली और उसने मुस्कुराते हुए निष्कर्ष की तरफ देखा, जो उसके बगल में ही सोया हुआ था। रूहानी मुस्कुराते हुए उसके करीब हुई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, गुड मॉर्निंग निष्कर्ष। निष्कर्ष ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मेरी जान। ये बोलते हुए उसने प्यार से रूहानी के माथे को चूम लिया। रूहानी मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठी और बोली, मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना है, लेकिन पहले मैं हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना दूं, तब तक आप भी फ्रेश हो जाइए। उसकी बात सुनकर निष्कर्ष ने अपना सिर हिलाया और रूहानी बिस्तर से उठकर वॉशरूम में चली गई। तकरीबन 5 मिनट बाद ही वो किचन में आई और अपने और निष्कर्ष के लिए खाना बनाने लगी। लगभग से 1.5 घंटे बाद रूहानी और निष्कर्ष दोनों फ्लैट से बाहर निकले, जहां निष्कर्ष अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया और रूहानी भी अपने ऑफिस के लिए निकल गई। शाम के वक्त तकरीबन 7 बजे निष्कर्ष की गाड़ी रूहानी के ऑफिस के बाहर आकर रुकी और रूहानी गाड़ी में बैठी। निष्कर्ष ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोला, फ्लैट छोड़ दूं मैं तुम्हें? रूहानी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। निष्कर्ष थोड़ा परेशान लग रहा था। रूहानी झट से बोली, क्या हुआ निष्कर्ष, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? निष्कर्ष ने अपना सरनामे हिलाया और बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ा परेशान था। बिजनेस में लॉस चल रहा है तो खुश कहाँ से रहूँगा। अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, इसलिए सोच रहा हूँ गाड़ी बेच दूँ। रूहानी तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने गाड़ी बेच दी तो आप अपने ऑफिस कैसे जाएंगे, कैसे अपनी सारी चीज़ें मैनेज करेंगे? खबरदार अगर आपने ऐसा कुछ सोचा भी तो। निष्कर्ष परेशान होते हुए बोला, लेकिन मुझे 4 लाख चाहिए रूहानी, तुम खुद बताओ मैं कैसे इतने सारे पैसों का अरेंजमेंट करूँगा। उसकी बात सुनकर रूहानी भी सोच में पड़ गई। उसके हाथ उसके पर्स पर थे और वो कुछ सोच रही थी। अगले ही पल उसने अपने पर्स में से अपनी पूरी सैलरी निकाली, जो तकरीबन 1 लाख रुपए थी और अभी कुछ वक्त पहले ही उसे मिली थी। उसने उन पैसों को निष्कर्ष की तरफ बढ़ाया और बोली, 1 मिनट पकड़िए इसे। निष्कर्ष ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन तुरंत उन पैसों को पकड़ भी लिया।
रूहानी ने अब अपने गले में पहनी हुई चैन और अपने हाथ में पहना हुआ गोल्ड का ब्रेसलेट निकाला और बोली, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1.5-2 लाख रुपए के होंगे ये, और बाकी के 1 लाख आप इस एटीएम से निकलवा लीजिएगा। ये बोलते हुए उसने अपने पर्स में रखा एटीएम भी निष्कर्ष को दे दिया। निष्कर्ष तुरंत बोला, नहीं रूहानी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तुमसे ये सारे पैसे कैसे ले सकता हूँ? रूहानी मुस्कुराई और बोली, पूरी ज़िंदगी मुझे आपके साथ बितानी है निष्कर्ष। अगर मुझे इस ज़िंदगी में आपसे खुशियाँ चाहिए तो आपकी तकलीफ़ों में भी तो मुझे आपका साथ देना होगा ना। और वैसे भी मैंने तो सोच लिया है, शादी के बाद मैं कोई जॉब नहीं करने वाली। बस आप मुझे ऐश कराइएगा तो उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। उसकी बात सुनकर निष्कर्ष मुस्कुराते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? रूहानी मुस्कुराई और बोली, कुछ खास नहीं, बस मुझे बहुत सारा प्यार कीजिएगा। निष्कर्ष मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही देर में गाड़ी रूहानी के फ्लैट के बाहर पहुंची। निष्कर्ष रूहानी को देखते हुए बोला, वैसे तुमने मुझे एटीएम की पिन नहीं बताई। तुम्हारे एटीएम की पिन तुम्हारा बर्थडे डेट है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए मैं कहाँ इम्पोर्टेंट हूँ निष्कर्ष। मेरी तो हर चीज़ बस आपसे शुरू और आपसे ख़त्म। मेरे एटीएम की पिन मेरी बर्थ डेट नहीं बल्कि आपकी बर्थ डेट है। उसकी बात सुनकर निष्कर्ष उसकी तरफ घुमा और बोला, तुम प्यार तो बहुत करती हो मुझसे। रूहानी मुस्कुराई और बोली, बहुत ज़्यादा। प्यार तो कुछ भी नहीं, आप तो इश्क है मेरा। प्रेजेंट डे। पंडित जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, पहले तो कुछ दिन मुझे कुछ पता ही नहीं चला। रूहानी मंदिर आई थी हंसती मुस्कुराती हुई, तो मुझे लगा कि शायद उस दिन क्लब में जो कुछ भी हुआ, निष्कर्ष ने उसे जो धोखा दिया वो उससे उभर गई है। लेकिन एक दिन मैंने उसे खुद निष्कर्ष के साथ देखा। वो दोनों मार्केट में थे। तकरीबन 7 महीने पहले पंडित जी बाजार से गुजर रहे थे, तभी अचानक ही उनकी नज़र रूहानी पर गई, जो निष्कर्ष के साथ एक शॉप से बाहर आ रही थी। उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर पंडित जी दंग रह गए। उन्हें रूहानी की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो तुरंत रूहानी के सामने जाकर खड़े हुए। रूहानी ने जैसे ही पंडित जी को देखा, वो मुस्कुराई और उनका आशीर्वाद लेते हुए बोली, प्रणाम पंडित जी। पंडित जी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और फिर गुस्से भरी नज़रों से निष्कर्ष की तरफ देखा। उसकी वो गुस्से भरी नज़रें निष्कर्ष पर देखकर रूहानी झट से बोली, आप इन पर गुस्सा मत कीजिए पंडित जी। वो क्या है ना, निष्कर्ष ने मुझसे माफ़ी मांग लिया है। इन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए वो शर्मिंदा हैं और मुझसे वादा भी किया है कि आइंदा ये ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। पंडित जी थोड़े गुस्से से बोले, जिसने एक बार में ही इतना बड़ा गुनाह कर दिया, उस पर तुम यकीन करके कह रही हो कि वो दोबारा कोई गलती नहीं करेगा? तुम ऐसी मूर्खता कैसे कर सकती हो रूहानी? रूहानी पंडित जी की बात सुनकर हैरान हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पंडित जी को कैसे समझाए, जबकि निष्कर्ष के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था, लेकिन वो रूहानी के सामने कुछ बोल नहीं रहा था। पंडित जी एक बार फिर से बोले, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो रूहानी। चलो मान लिया इस इंसान ने तुमसे वादा किया कि ये दोबारा तुम्हें धोखा नहीं देगा, लेकिन जो ये शराब पीता है, सिगरेट पीता है, उनका क्या? एक बार अगर ऐसी आदतें लग जाए तो पूरी ज़िंदगी नहीं जाती। तुम ऐसे घटिया इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बिताओगी? रूहानी झट से बोली, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ पंडित जी। निष्कर्ष ने सब कुछ छोड़ दिया है, अब उनके अंदर कोई भी घटिया आदत नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, माना उनसे गलती हो गई, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। आप एक बार उन पर यकीन तो कीजिए। पंडित जी ने अपना सिरनामे हिलाया और बोले, नहीं, मैं इस इंसान पर यकीन नहीं कर सकता रूहानी, और मैं तुम्हें भी यही कहूँगा कि इस इंसान का साथ छोड़ दोगी तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुमने मुझे अपने बाबा का दर्जा दिया है और तुम भी मेरे लिए मेरी बेटी जैसी हो। मैं तुम्हें अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता। रूहानी रोते हुए बोली, प्लीज़ पंडित जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा दिल झूठ नहीं कह रहा है, सच में निष्कर्ष सुधर गए हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंडित जी थोड़ा पीछे की तरफ हटकर बोले, माफ़ करना रूहानी बेटा, लेकिन साथ मैंने तुम पर अपना कुछ ज़्यादा ही हक जता दिया। तुम्हें इस इंसान पर यकीन करना है ना तो करो, ये ज़िंदगी तुम्हारी है। भला ये मेरे हिसाब से कैसे ही चल सकती है?
मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो, महादेव तुम पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चले गए। रूहानी की आंखों में आंसू आ गए। एक इकलौते पंडित जी ही तो थे उसकी ज़िंदगी में जिससे वो अपने दिल की सारी बातें करती थी। हाँ, निष्कर्ष से वो प्यार करती थी, लेकिन निष्कर्ष उसके लिए उसकी फैमिली वाला रोल कभी नहीं निभाता था। वो उससे मिलने आता और मिलकर चला जाता। फ़ोन पर तो उनकी बहुत कम बातें होती और अगर कहीं बाहर मिलना होता तो रूहानी 50 बार फ़ोन करती और निष्कर्ष एक बार आता। निष्कर्ष उसे पहले भी कभी दोस्त नहीं बनाने दिए और अब तो वो कभी किसी से बात भी नहीं करने देता था। और अभी एक दिन पहले ही उसने रूहानी की जॉब भी छुड़वा दी थी। पंडित जी को जाते हुए देख निष्कर्ष के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। उसने रूहानी के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, मैं जानता हूँ रूहानी, इस वक्त तुम्हें बहुत बुरा फील हो रहा होगा। अगर अभी फ़िलहाल उन्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उनका यकीन हासिल कर सकूँ। जब मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो उन्हें खुद ब खुद मुझ पर यकीन हो जाएगा। उसकी बात सुनकर रूहानी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वो निष्कर्ष की तरफ देखते हुए बोली, हम शादी कब करेंगे निष्कर्ष? निष्कर्ष मुस्कुराया और बोला, बहुत जल्दी, डोंट वरी, बहुत जल्दी तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। उसकी बात सुनकर रूहानी मुस्कुराई और उसके सीने से लग गई। कुछ देर बाद निष्कर्ष और रूहानी दोनों अपने घर के लिए निकल चुके थे। प्रेजेंट डे। एहसास गुस्से से बोला, जब आप जानते थे कि वो निष्कर्ष अच्छा इंसान नहीं है तो आपने रूहानी का साथ क्यों छोड़ दिया? पंडित जी, आपको उसका साथ देना चाहिए था ना, उसे समझाना चाहिए था। अगर वो नहीं समझती थी तो आप कोई और तरीका अपनाते। पंडित जी एक गहरी सांस लेकर बोले, यही तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है सास बेटा, और जल्दी ही मुझे मेरी गलती का रियलाइज़ भी हो गया था। लेकिन तब तक सब कुछ हाथों से निकल गया था, क्योंकि उस दिन के तकरीबन 3-4 दिन बाद ही रूहानी मंदिर आई। तकरीबन 7 महीने पहले रूहानी तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मंदिर के अंदर आई। उसके चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल थी। उसकी नज़रें पंडित जी को ढूंढ रही थी और उसे सामने ही पंडित जी एक पेड़ के पास खड़े नजर आए। वो तुरंत उनके पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, प्रणाम पंडित जी। ये बोलते हुए वो उनके पैरों में झुक गई। पंडित जी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोले, हमेशा खुश रहो बच्चा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगे। रूहानी झट से उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, आप मुझसे नाराज़ हैं ना पंडित जी? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, मैं तुमसे नाराज़ क्यों होऊंगा रूहानी? यहाँ मंदिर में रोज़ सैकड़ों लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं। जैसे मैं उनसे मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, मैं तुमसे भी वैसे ही मुस्कुरा कर मिल रहा हूँ। रूहानी मासूमियत से बोली, माफ़ कर दीजिए ना पंडित जी, माना मैंने गलती की है, लेकिन आप भी तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना कि अगर एक इंसान से एक बार गलती हो जाए तो ज़रूरी तो नहीं वो इंसान गलत ही हो गया। उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। खैर ये सब छोड़िए, मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। पंडित जी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, आज रात मैं और निष्कर्ष शादी कर रहे हैं इसी मंदिर में। आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे ना? आप हम दोनों की शादी करवाएंगे ना? उसकी बात सुनकर पंडित जी को समझ नहीं आया कि वो क्या ही कहें। उन्हें निष्कर्ष पर रत्ती भर यकीन नहीं था, लेकिन अब शादी की बात सुनकर वो भी थोड़ा डगमगा गए थे। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर तुम निष्कर्ष से शादी करना चाहती हो और वो भी इस शादी के लिए तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आज रात तुम दोनों की शादी मैं ही करवाऊंगा, और वैसे भी आज का मुहूर्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस मुहूर्त में जिसकी भी शादी होगी वो शादी पूरे 7 जन्मों तक चलेगी। रूहानी मुस्कुराई और बोली, तो मुझे भी बस मेरा निष्कर्ष पूरे 7 जन्मों के लिए चाहिए। पंडित जी, आज शाम को हम दोनों शादी के लिए आएंगे। आप हमें अपना आशीर्वाद जरूर देना। अब मैं जल्दी से महादेव जी का भी आशीर्वाद ले लेती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत मंदिर के परिसर के अंदर भाग गई और पंडित जी बस उसकी तरफ देखते रह गए। उनके मन में चिंता तो अभी भी थी, लेकिन सच में वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो करे भी तो क्या करे। रूहानी पर कोई हक भी नहीं था उनका जो वो उस हक से उसे रोक लेते। रूहानी कुछ ही देर में मंदिर से निकल गई और अब वो सीधा अपने फ्लैट पर आई, जहाँ कुछ ही देर में निष्कर्ष आने वाला था। दोनों एक साथ शादी के लिए तैयार होने वाले थे,
लेकिन वक्त धीरे धीरे बीत रहा था पर निष्कर्ष फ्लैट पर आ ही नहीं रहा था। रूहानी को अब अजीब लगने लगा था। वो बार बार निष्कर्ष को फ़ोन कर रही थी लेकिन निष्कर्ष हर बार उसे इंतज़ार करने का बोलकर टाल रहा था। आखिर शाम के तकरीबन 7 बजे निष्कर्ष का फ़ोन आया। रूहानी अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकली थी। उसने खुद पर एक टॉवल लपेटा हुआ था। जैसे ही उसके फ़ोन की बेल बजी सब कुछ छोड़कर वो पहले अपने फ़ोन के पास आई। निष्कर्ष का कॉल देखकर उसका चेहरा एकदम से खिल गया। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। सामने से निष्कर्ष की आवाज़ आई, सिर्फ आधे घंटे में मैं मंदिर पहुंच रहा हूं बेबी, और डोंट वरी मैं रेडी हो चुका हूं शादी के लिए। सो तुम भी प्लीज़ सीधा मंदिर में ही पहुंच जाना। आई एम सो सॉरी रूहानी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं बिज़ी कहाँ था। उसकी बात सुनकर रूहानी झट से बोली, लेकिन निष्कर्ष तुरंत बोला, मैंने कहा ना रूहानी, नो क्वेश्चंस। रूहानी एकदम से चुप हो गई। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ठीक है मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, पर प्लीज़ आप मंदिर में जल्दी ही आ जाइएगा। ये बोलकर वो निष्कर्ष के जवाब का इंतज़ार करने लगी लेकिन सामने से जवाब नहीं आया, बस कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। रूहानी ने अपने फ़ोन की तरफ देखा और फिर सारी टेंशन छोड़कर मुस्कुराते हुए बोली, पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना बेचैन हो रहा है। हे महादेव, सब कुछ अच्छा अच्छा करना। आज मेरी और मेरे निष्कर्ष की शादी है, प्लीज़ हम दोनों को अपना आशीर्वाद देना। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर जल्दी से रेडी होने लगी। तकरीबन 20-25 मिनट में रेडी होकर वो फ्लैट से बाहर निकली और फिर नीचे आकर एक ऑटो में बैठी। उसने ऑटो वाले को मंदिर चलने के लिए कहा तो तकरीबन 15-20 मिनट में ही वो ऑटो मंदिर के बाहर आकर रुका। अब तक रात के 8 बज चुके थे। लाल रंग के दुल्हन वाले जोड़े में रूहानी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर वो दुल्हन का श्रृंगार सच में जैसे कोई जादू लग रहा था। हाथों में लाल रंग का चूड़ा और होठों पर लगी लिपस्टिक तो जैसे दिल पर कहर ढा रही थी। अपना लहंगा संभालते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मंदिर में आई। सामने ही पंडित जी ने शादी का सारा इंतजाम कर रखा था, लेकिन रूहानी को अकेले आते हुए देख पंडित जी को अब थोड़ा अजीब लगने लगा। वहीं रूहानी उनके सामने आकर खड़ी हुई। उसने पहले अपने दोनों हाथों को महादेव के सामने जोड़ा और फिर पंडित जी के पैरों को छूते हुए बोली, प्रणाम पंडित जी। पंडित जी तुरंत बोले, तुम अकेली, मेरा मतलब है निष्कर्ष नहीं आया। रूहानी मुस्कुराई और बोली, वो बस आने ही वाले होंगे, आप तो जानते ही हैं ना मुंबई का ट्रैफिक कैसा होता है, बस 10-15 मिनट में आ जाएंगे। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जब तक निष्कर्ष आता है तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लेता हूँ। ये बोलकर पंडित जी अंदर की तरफ चले गए और रूहानी मुस्कुराते हुए वहीं खड़ी रही। उसकी नज़रें सामने सीढ़ियों की तरफ ही टिकी हुई थी। तकरीबन 1 घंटा बीत गया था पर निष्कर्ष अभी तक मंदिर नहीं आया था। रूहानी 8 बजे के आसपास मंदिर पहुंच गई थी और अब 9 बजने वाले थे। पंडित जी 2-3 बार रूहानी के पास आकर अंदर जा चुके थे। अब वो रूहानी की तरफ देखते हुए बोले, रूहानी बेटा, किवाड़ बंद करने का वक्त हो चला है। 10 बजे के बाद मुझे अंदर वाला कक्ष बंद करना पड़ेगा। तुम प्लीज़ निष्कर्ष को फ़ोन करके कहो कि वो जल्दी आ जाए। रूहानी झट से बोली, हाँ हाँ पंडित जी, बस मैं निष्कर्ष को फ़ोन कर ही रही हूँ। ये बोलते हुए उसने अपने पास से फ़ोन निकाला और निष्कर्ष को कॉल किया। निष्कर्ष को फ़ोन तो वो पहले भी 3-4 बार कर चुकी थी, लेकिन निष्कर्ष ने उसका कॉल अटेंड नहीं किया था। लेकिन अब सामने से निष्कर्ष ने कॉल अटेंड किया और बोला, हाँ रूहानी बताओ। रूहानी झट से बोली, और कितना वक्त लगेगा निष्कर्ष? पंडित जी को अंदर वाले कक्ष बंद करने हैं। मैं नहीं चाहती कि हम महादेव के आशीर्वाद के बिना शादी करें। प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए ना। निष्कर्ष के सामने से आवाज़ आई, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ रूहानी, डोंट वरी, मैं बस जल्दी आ जाऊँगा। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और दिव्या की तरफ देखने लगा जो उसकी गोद में बैठी थी और वो दोनों इस वक्त गाड़ी में थे। दिव्या निष्कर्ष की तरफ देखते हुए बोली, और कितना इंतज़ार करवाओगे बेचारी से, प्लीज़ चलो ना, मुझे उसका चेहरा देखना है, उसका वो उतरा हुआ चेहरा। उस दिन क्लब में मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया, इसलिए तो मैंने तुम्हें वापस रूहानी के पास भेजा था, ताकि इस बार उसका दिल थोड़ा शिद्दत से तोड़ पाऊँ। तभी तो मुझे उसकी आंखों से वो आंसू नज़र आएंगे जो मैं देखना चाहती हूँ। निष्कर्ष हल्का सा मुस्कुराया और उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, ज़रा उसे थोड़ा और इंतज़ार करने दो, थोड़ा और तड़पने दो, मज़ा तो तड़पाने में आता है ना।
ये तो तुम भी जानती हो, तभी तो मुझे तड़पा रही हो। दिव्या मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी सारी तड़प मैं दूर कर दूंगी, बस एक बार ये रूहानी वाला किस्सा खत्म हो जाए। उसके बाद मैंने और भी बहुत कुछ प्लान कर रखा है, डोंट वरी, हम दोनों की लाइफ पूरी तरह से सेट है। ये बोलते हुए उसने अपनी आई विंक की। निष्कर्ष ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, मतलब? दिव्या हंसी और बोली, मैंने कहा ना, एक बार ये रूहानी वाला किस्सा खत्म हो जाए उसके बाद बताऊंगी तुम्हें। वेला प्लीज़ जल्दी करो, मंदिर चलो और जाकर उस रूहानी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, तब जाकर मेरे दिल को चैन मिलेगा। निष्कर्ष मुस्कुराया और बोला, जैसा तुम कहो, और गाड़ी अब मंदिर की तरफ निकल गई। वहीं दूसरी तरफ रूहानी अभी भी सामने सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। पंडित जी एक बार फिर से उसके पास आए और बोले, मौसम खराब होने लगा है बेटा, देखो कैसे बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, उसे कितना वक्त लगेगा? रूहानी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बस थोड़ा सा वक्त और पंडित जी, निष्कर्ष आते ही होंगे। ये बोलते हुए वो अभी भी सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। इस वक्त उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा धीमी चल रही थी, उसे हद से ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। पंडित जी कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो बस रूहानी की तरफ देख रहे थे और मन ही मन दुआ कर रहे थे कि आज जो भी हो वो सब रूहानी के हित में हो, रूहानी को कोई तकलीफ ना हो, उसकी ज़िंदगी पर कोई ग्रहण ना लगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? आज तक किसकी हिम्मत हुई है किस्मत से लड़ने की, या किस्मत को हराने की, जो रूहानी हरा पाती? उसकी ज़िंदगी में आए हुए लोग खुद को उसकी किस्मत समझ बैठे थे, तो उसकी ज़िंदगी में ग्रहण तो लगना ही था। बादल जो जोरों से गरज रहे थे, अब उन्होंने बरसना शुरू कर दिया। पंडित जी जो हवन कुंड में आग जला रहे थे, अचानक से ही उस पर बरसात की बूंदें गिरने लगी तो वो आग बुझ गई। इस वक्त सीढ़ियों की तरफ कदमों की आहट हुई। रूहानी जो बिल्कुल बेजान सी हो चुकी थी, उसने झट से सीढ़ियों की तरफ देखा और वहां पर आते हुए निष्कर्ष को देखकर जैसे उसकी सांस में सांस आई, वो जल्दी से उसकी तरफ भागने लगी। लेकिन तब तक निष्कर्ष भी उस तक पहुंच चुका था। रूहानी उसका हाथ पकड़कर उसे आगे लाते हुए बोली, कितना वक्त लगा दिया आपने निष्कर्ष, भला ऐसे कोई करता है क्या? आपको पता है मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। निष्कर्ष कुछ कहता उससे पहले ही पीछे की तरफ से आवाज़ आई, तुमसे ज़्यादा इंतज़ार तो मुझे था इस पल का रूहानी। ये बोलते हुए दिव्या भी अब आगे की तरफ आ चुकी थी। दिव्या को वहां पर देखकर रूहानी हैरान रह गई। वो निष्कर्ष की तरफ देखते हुए बोली, दिव्या दिव्या यहाँ पर? आपने तो कहा था कि अब आप दिव्या से बिल्कुल बात नहीं करते, आपने उससे हर रिश्ता तोड़ दिया है, तो वो हमारी शादी पर क्यों आई है निष्कर्ष? उसकी बात सुनकर निष्कर्ष हंसने लगा और दिव्या भी हंसने लगी थी। वो रूहानी की तरफ देखते हुए बोली, सच में तुम्हारा दिमाग बिल्कुल जीरो है, या फिर तुम मासूम होने की एक्टिंग करती हो रूहानी? आई मीन एक्टिंग स्किल्स तो तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी है, पर सॉरी, यहाँ पर ये एक्टिंग स्किल्स नहीं चलने वाली। पंडित जी जिन्हें पहले ही निष्कर्ष पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था, वो गुस्से से निष्कर्ष की तरफ देखते हुए बोले, तुमने एक बार फिर से रूहानी को धोखा दिया। निष्कर्ष मुस्कुराया और पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, मानना पड़ेगा, रूहानी से तो ज़्यादा दिमाग चलता है आपका, आपकी वजह से पूरा गेम खराब हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से मज़ा आ रहा है। ये बोलते हुए उसने अपनी नज़रें रूहानी की तरफ घुमा दी थी। बारिश और भी ज़्यादा कहर रूप लेने लगी थी, सब लोग बारिश में भीग चुके थे। रूहानी निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कांपती हुई आवाज़ में बोली, आप कहना क्या चाहते हैं निष्कर्ष? निष्कर्ष तुरंत अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए बोला, क्या अभी भी मुझे तुमसे कुछ कहने की ज़रूरत है रूहानी? रूहानी की आंखों से आंसू आ गए। रोई तो वो उस दिन भी थी जिस दिन पहली बार निष्कर्ष ने उसे धोखा दिया था, लेकिन निष्कर्ष के सामने नहीं। पर अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे जो बारिश के पानी में घुल रहे थे। दिव्या उसके एक्सप्रेशंस देखते हुए बोली, रोना आ रहा है तुम्हें? दूसरों को रुलाने वाली को रोना आ रहा है? रूहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। दिव्या गुस्से से बोली, बकवास मत करना मेरे सामने, क्योंकि तुम्हारी बकवास सुनने में मुझे ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है।
यू नो व्हाट, उस दिन जब तुम क्लब में आई तो वो सब हमने प्लान नहीं किया था, बस अचानक से हो गया। वरना तुम्हारा दिल तो मैं शिद्दत से तोड़ना चाहती थी। बेशक से उस दिन मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला, इसलिए मैंने निष्कर्ष को दोबारा तुम्हारे पास भेजा। वो कहते हैं ना कि जब चोट एक बार लगे तो दर्द होता है, लेकिन जब उस चोट पर दोबारा चोट लगे तो दर्द की भी इंतहा हो जाती है। बस मुझे तुम्हें वही दर्द देना था। पंडित जी गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? महादेव के मंदिर में खड़े हो और इस तरह की घटिया बातें कर रहे हो। निष्कर्ष व्यंग से मुस्कुराया और बोला, दक्षिणा चाहिए पंडित जी को? दिव्या, जरा 500 रुपये का नोट निकाल कर पंडित जी को पकड़ाना, ताकि वो अपनी जुबान कुछ वक्त के लिए बंद रखे। पंडित जी गुस्से से गरजते हुए बोले, खबरदार, अगर हमारे सामने इस तरह की घटिया वाहियात बकवास की तो तुम लोगों की बातें सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। निष्कर्ष रूहानी की तरफ देखते हुए बोला, मुझसे शादी करना चाहती हो ना तुम? पर सॉरी बेबी, मुझे तुम में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं। रूहानी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? निष्कर्ष, मत कीजिए ना, आपने कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हैं। आपको दिव्या से वो प्यार नहीं मिला जो आपको चाहिए था, इसलिए आप वापस मेरे पास आए थे। कह दीजिए ना एक बार, फिर से आप झूठ बोल रहे हैं। ये बोलते हुए वो निष्कर्ष के करीब हुई और उसने निष्कर्ष का हाथ थाम लिया। निष्कर्ष उसे धक्का देते हुए बोला, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आओ। तुम जैसी बहन जी टाइप लड़की को अपने मुंह लगाना भी निष्कर्ष वर्मा का अंदाज नहीं, उसका स्टाइल नहीं, उसका स्टैंडर्ड नहीं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा? अपनी औकात देखो तुम, मेरे सामने खड़ी होने की भी औकात नहीं है तुम्हारी, और मेरी बीवी बनने की बात करती हो। है क्या तुम्हारे अंदर? कुछ भी तो नहीं, ना कोई स्टाइल ना स्टैंडर्ड। रूहानी रोते हुए बोली, बेशक से मेरे अंदर कुछ भी नहीं, लेकिन आपके लिए बेइंतहा मोहब्बत है। निष्कर्ष, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। दिव्या तुरंत बोली, तो मर जाओ, मना किसने किया है? पंडित जी गुस्से से मुट्ठियां कस गई। वो जल्दी से निष्कर्ष के करीब आए और अगले ही पल उन्होंने निष्कर्ष का गिरेबान पकड़ लिया। निष्कर्ष ने उन्हें जोर से धक्का दिया तो वो सीधा जमीन पर जाकर गिरे। उनके सिर पर चोट लगी और उनके माथे से खून बहने लगा। रूहानी ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो वो निष्कर्ष की तरफ देखते हुए बोली, वो मेरे लिए मेरे बाबा जैसे हैं। निष्कर्ष हंसकर बोला, तो फिर जाओ और जाकर उनकी सेवा करो। मेरे सामने खड़ी होकर मोहब्बत की भीख मांगो, क्योंकि वो तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी। सिर्फ यूज कर रहा था मैं तुम्हें, मज़ा आ रहा था तुम्हारे साथ। ना मैंने कभी तुमसे प्यार किया और ना ही कभी कर सकता हूँ। तुम जैसी लड़कियाँ मेरे आगे पीछे घूमती हैं, मेरे बिस्तर तक आने के लिए मरती हैं, लेकिन मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैं दिव्या से प्यार करता हूँ। ये बोलते हुए उसने दिव्या की तरफ देखा और उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया। दिव्या ने भी मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखे और उसके गाल पर बड़े ही प्यार से किस करते हुए बोली, यू नो व्हाट माई लव, अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। रूहानी ने अपना सिर नामे हिलाया और बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। निष्कर्ष, आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ। ये बोलकर वो एक बार फिर से निष्कर्ष के करीब हुई तो दिव्या ने इस बार उसे जोर से धक्का दिया और बोली, टच मत करना उसे, वरना हाथ तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। रूहानी रोते हुए निष्कर्ष को देखने लगी। दिव्या ने निष्कर्ष के सीने पर अपना हाथ रखा और बोली, बहुत जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं। तुम्हें अपनी शादी पर इनवाइट ज़रूर करूंगी, पर हमें अपनी ब्लेसिंग ज़रूर देना, ब्लडी इडियट। ये बोलकर उसने निष्कर्ष का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगी। रूहानी झट से निष्कर्ष के पीछे पीछे भागी और उसका हाथ थाम कर बोली, प्लीज़ मेरा साथ ऐसा मत कीजिए निष्कर्ष, मैं मर जाऊंगी। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बिना। निष्कर्ष गुस्से से बोला, साइड हट रही हो तुम या नहीं? मेरा हाथ छोड़ रही हो या नहीं? रूहानी ने एक बार फिर से अपना सिरनामे हिलाया तो इस बार दिव्या ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसे जोर से धक्का दिया तो रूहानी सीधा सीढ़ियों के किनारे पर जाकर गिरी। उसके सिर पर चोट लगी और माथे से खून बहने लगा। रूहानी की आंखें बंद होने लगी थी। दिव्या उसके करीब आई और उस पर झुकते हुए बोली, आइंदा अगर मेरे और मेरे निष्कर्ष के आसपास भी आने की कोशिश की ना तो आई एम गोना किल यू, ब्लडी डम्बो।
ये बोलकर उसने निष्कर्ष का हाथ वापस अपने हाथ में पकड़ा और उसे लेकर तुरंत वहाँ से चली गई। रूहानी बस उन दोनों को जाते देखती रह गई। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा था। देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो गई और वो पूरी तरह से नीचे जमीन पर लेट गई। पंडित जी की बातें सुनते हुए एहसास की गुस्से में मुट्ठियां कस रही थी। अब तक लग रहा था कि शायद निष्कर्ष इस दुनिया में नहीं है और रूहानी उसकी यादों की दुनिया में जी रही है, लेकिन निष्कर्ष ने उसे धोखा दिया है। ये जानकर एहसास का खून उबलने लगा था। निष्कर्ष पर भी उसे बेहिसाब गुस्सा आ रहा था। वो पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, रूहानी बहुत ज़्यादा टूट गई होगी ना पंडित जी। जब उसकी आंखें खुली होंगी तो वो बहुत रोई होगी। कैसे उसने खुद को संभाला होगा। पंडित जी इसका सवाल सुनकर व्यंग से मुस्कुराए और बोले, यही तो बात है एहसास बेटा कि उसने जिस तरह से खुद को संभाला वो बहुत अजीब था। एहसास हैरानी से बोला, मतलब। पंडित जी अब एक बार फिर से बाहर की तरफ देखने लगे, जहाँ पर अब बारिश रुकने को हो गई थी। लगभग से 2-3 घंटे तो पंडित जी और एहसास को उस कमरे में बैठे हो गए थे। पंडित जी बाहर की तरफ देखते हुए बोले, जब निष्कर्ष और दिव्या मंदिर से चले गए तो मैंने रूहानी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अंदर कमरे की तरफ आया। उसे चारपाई पर लिटाने के बाद मैंने उसके हाथों पैरों को मसलना शुरू किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने पानी का गिलास लिया और कुछ बूंदें रूहानी के चेहरे पर डाली, लेकिन उसे होश नहीं आया तो मुझे डॉक्टर को कॉल करना पड़ा और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद 2 डॉक्टर रूहानी का ट्रीटमेंट कर रहे थे। रूहानी भी अभी गहरी बेहोशी में थी, लेकिन डॉक्टर के इंजेक्शन लगने के कारण कुछ वक्त बाद रूहानी की आंखें खुली और वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। पंडित जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, रूहानी बेटा तुम ठीक तो हो ना। रूहानी ने पंडित जी की तरफ देखा। वो बिल्कुल शांत थी। पंडित जी ने साइड में रखा हुआ पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और बोले, ये लो पानी पियो रूहानी बेटा। रूहानी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ पंडित जी। मुझे तो बाहर होना चाहिए था ना। बाहर निष्कर्ष मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अब तक तो वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। कितनी पागल हूँ मैं, कितना इंतज़ार करवाया है ना मैंने अपने निष्कर्ष से। उसकी बातें सुनकर पंडित जी चौंक गए। उन्हें तो समझ नहीं आया कि आखिर रूहानी क्या ही बातें कर रही है। रूहानी तुरंत अपनी जगह से उठी और बाहर जाने लगी। पंडित जी उसे रोकते हुए बोले, बाहर कोई नहीं है रूहानी, तुम शायद गलत समझ रही हो। रूहानी जल्दी से बोली, नहीं पंडित जी, मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। समझ तो आप नहीं रहे हैं निष्कर्ष को, लेकिन आप मेरे साथ बाहर चलिए तो। ये बोलकर वो बाहर की तरफ चली गई। पंडित जी को सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या रूहानी को कुछ वक्त पहले की बातें याद नहीं है। क्या वो उन बातों को भूल गई है। वो रूहानी के पीछे पीछे बाहर की तरफ आए, जहाँ पर बारिश अभी भी हो रही थी। रूहानी बाहर की तरफ आई और सामने की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने आपसे कहा था ना पंडित जी कि निष्कर्ष मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देखिए कितने बेसब्र लग रहे हैं वो मेरे लिए। ये बोलते हुए उसने सामने की तरफ देखा, जहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन उसे निष्कर्ष दिखाई दे रहा था। पंडित जी खुद दंग रह गए। वो झट से बोले, सामने कोई भी नहीं है रूहानी, होश में आओ, कैसी बातें कर रही हो तुम। रूहानी झट से बोली, आपको सामने निष्कर्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या पंडित जी। अब मैं चलती हूँ मेरे निष्कर्ष के पास, और आप भी जल्दी कीजिए, आपको ही तो हम दोनों की शादी करवानी है। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गई। वो आगे आकर अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में खुद को दिखाई दे रहे निष्कर्ष की तरफ देखते हुए बोली, मैंने आपको बहुत इंतज़ार करवाया ना निष्कर्ष, लेकिन पता नहीं कैसे शायद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं अंदर आराम कर रही थी। पर अब आपको और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, अब हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। ये बोलकर उसने निष्कर्ष का हाथ थाम लिया, लेकिन उसके हाथ में किसी का हाथ नहीं था। पंडित जी ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो रूहानी की तरफ देखते हुए बोले, मुझे लगता है तुम्हें घर चलना चाहिए रूहानी। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। उसकी बात सुनकर रूहानी झट से बोली, मतलब आप मेरी और निष्कर्ष की शादी नहीं करवाएंगे। अगर आपको मेरी और निष्कर्ष की शादी नहीं करवानी तो ठीक है, मत करवाइए, मैं खुद से उनके साथ शादी कर लूँगी। ये बोलकर वो आगे की तरफ आई और उसने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन आग उससे जली नहीं। पर वो पता नहीं क्यों 2-3 माचिस की तीली चलाकर पीछे की तरफ हट गई और बोली, आइए निष्कर्ष, हम दोनों फेरे लेते हैं।
ये बोलते हुए उसने खुद ही निष्कर्ष का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पंडित जी बस उसकी तरफ देखते ही रह गए। ना हवन कुंड में आग जल रही थी, ना ही वहाँ पर कोई निष्कर्ष था, लेकिन रूहानी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो सच में निष्कर्ष के साथ फेरे ले रही हो। कुछ देर बाद उसने साइड में रखे हुए सिंदूर और मंगलसूत्र की थाली को अपने हाथ में उठाया और निष्कर्ष की तरफ बढ़ा दिया, जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। अगले ही पल वो मुस्कुराई और फिर उस प्लेट को वापस नीचे ज़मीन पर रख कर पंडित जी की तरफ देखते हुए बोली, देखिए कर ली ना मेरे निष्कर्ष ने मुझसे शादी। अब तो उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भी सजा दिया और मेरे गले में मंगलसूत्र भी पहना दिया। अब तो आप मेरे निष्कर्ष को कुछ गलत नहीं कहेंगे ना? अब तो आपको यकीन हो गया ना कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं? पंडित जी अब तो हम दोनों पति पत्नी बन गए, कम से कम अब तो हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। पंडित जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, वो बस उसकी तरफ देखते ही रह गए। और रूहानी अब पंडित जी के पास आई और अगले ही पल नीचे झुककर उनके पैरों को छूते हुए बोली, मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिएगा पंडित जी, और साथ ही साथ ये भी दुआ कीजिएगा कि मेरे निष्कर्ष को ज़िंदगी की हर एक खुशी मिले। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हट गई। पंडित जी अभी भी कुछ नहीं बोले। रूहानी ने अब अपने बगल में देखा और मुस्कुराते हुए बोली, चले निष्कर्ष। ये बोलकर उसने खुद ही अपना सिर हिलाया और बाहर की तरफ चली गई। बारिश और भी ज़्यादा तेज़ी से होने लगी थी। वक्त तकरीबन रात के 12 बज गए थे, लेकिन रूहानी नहीं रुकी और पंडित जी ने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि अगर रूहानी इस वक्त कुछ सोचने समझने की हालत में होती तो ये सब हरकतें वो नहीं करती जो उसने अभी अभी की, और जब वो कुछ सोच समझ ही नहीं सकती तो पंडित जी उसे समझाते ही क्या। वो बस उसे देखते रह गए और रूहानी उनकी आंखों से ओझल हो गई। एहसास जो पंडित जी की बातें सुन रहा था उसका दिल धक सा हो गया। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वो एहसास की तरफ देखते हुए बोले, अब तुम बताओ एहसास कि क्या रूहानी को डॉक्टर की ज़रूरत है? उसका सवाल सुनकर एहसास खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो पंडित जी को क्या जवाब दे, लेकिन वो इतना ज़रूर जानता था कि अब उसे आगे क्या करना है। उसे निष्कर्ष को ढूंढना था और फिर उसे ऐसी सज़ा देनी थी कि निष्कर्ष तो क्या, दुनिया का वो हर एक इंसान उस सज़ा को याद रखे। और अगर वो किसी को धोखा देने के बारे में सोच रहा है ना, तो उस सज़ा को याद करते ही वो अपने घटिया इरादों को बदल दे। पर उससे पहले उसे एक चीज़ और करनी थी, और वो था रूहानी को संभालना, उसके अकेलेपन को दूर करना। और वो बस फिलहाल यही सोच रहा था कि वो किस तरह से रूहानी को अपने करीब लाए, सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं, हमेशा के लिए। एहसास कैसे रूहानी की अतीत की उन भयानक यादों से उसे निकाल कर खुद के लिए उसके दिल में जगह बनाएगा और कैसे उसकी अधूरी ज़िंदगी को पूरा करेगा। जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। कल से कहानी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग लगने वाली है, क्योंकि यह एहसास हर हद पार करेगा अपनी रूहानी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। आज का पार्ट अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।